तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में, एक स्टॉक के बारे में, जो कि आज यहाँ पे 20% से आपको अब देखने को मिल रहा है। इंडो थाई सिक्योरिटीज ये है इस शेयर का नाम, एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो 17 जनवरी को ये यहाँ पे मतलब इसके आसपास कहीं पर तो खुला था, एंड यहाँ पे 240 के थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक खुला था। एंड उसके बाद यहाँ पे इस शेयर में कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे तो लिटरली यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका था। 291 के आसपास स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था आज, एंड अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 48 पॉइंट्स के आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक दिन में यहाँ पे ये स्टॉक 20% से भागते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नीचे आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है आज। ओके, बाय द वे अगर आप मतलब इस स्टॉक को थोड़ा सा आप मतलब पीछे के परफॉर्मेंस पर देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीच बीच में मतलब कैंडल्स डायरेक्टली ये यहाँ पे गैप अप गैप डाउन है। ठीक है, चालू मार्केट में यहाँ पे कैंडल्स में वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा आपको, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिटरली यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है, एंड एक दिन में यहाँ पे 20% की तेजी आई है ऐसे स्टॉक में जहाँ पे मतलब बीच बीच में कैंडल्स यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूम गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक में मतलब ज्यादा नहीं आता, ये भी आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हो। ये जो नीचे का वॉल्यूम है, ठीक है, आज से पहले का 17 जनवरी से पहले का, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन आज यहाँ पे ओपन होने के बाद भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे भी मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे शेयर में वॉल्यूम नहीं था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 10 के बाद या फिर 10:30 के बाद स्टॉक ने मतलब तेजी दिखाना स्टार्ट कर दिया, एंड स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देख रहा है। एंड यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है, यानी ये वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने अब तक सर्च किया तो इसके पीछे कोई मतलब न्यूज तो मुझे तो नजर नहीं आई। अगर आपको पता है कि मतलब इसके पीछे कोई न्यूज है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। एंड अदरवाइज इसमें ऑपरेटर रहने का भी चांस रह सकता है। ऑपरेटर्स हो सकता है कि इसमें ट्रैपिंग कर रहे हो, किसी को भी इसके बारे में मतलब पता नहीं रहता कि इसमें ऑपरेटर्स है या नहीं, वो तो हमें अभी बाद में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए हम इस वीडियो में इस शेयर के फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। ये कंपनी करती क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस है, कैसे कंपनी के रिजल्ट्स है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि ये 15 जनवरी का डेटा है। 15 जनवरी को भी मतलब यहाँ पे थोड़ी सी तेजी हुई थी। 16 जनवरी का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा देख सकते हो। बीच बीच में यहाँ पे मतलब काफी मतलब वॉल्यूम ना के बराबर हो जाता है, काफी वॉल्यूम कम रहता है, ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर लो। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम अभी आ चुके हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट का पूरा 2023 का आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा, एक साल के अंदर का। एंड उस टाइम पे मतलब स्टॉक काफी ऊपर गया था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जनवरी टू फरवरी, जनवरी में ये स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो 291 के आसपास, 300 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे लिटरली स्टॉक में सर्किट लगा था। ओके, लिटरली मतलब लास्ट ईयर के जनवरी में भी यहाँ पे इस स्टॉक में सर्किट लगा था, और अभी भी यहाँ पे मतलब जनवरी में ही सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब क्या मतलब पास ही रिपीट होने वाला है इस स्टॉक में। ये वाले सारे कैंडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सब में मतलब एटलीस्ट 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और उसके बाद ये सर्किट में ही नीचे आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर किसी ने यहाँ पे खरीद लिया होगा, 500 के आसपास खरीद लिया होगा, तो लिटरली उसका 50% पैसा अभी डाउन देखने को मिल रहा होगा उसे। तो लिटरली यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर्स की उस टाइम पे शायद टैपिंग की गई थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सिर्फ जनवरी में ऊपर गया है, यहाँ पे 500 के आसपास ऊपर गया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। और उसके बाद डेली यहाँ पे लो सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डेली रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद तो मतलब स्टॉक गिरते गिरते लिटरली यहाँ तक आ गया था, 200 से भी नीचे आ गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 500 का स्टॉक गिरते गिरते 200 से नीचे आना, यानी कि 60% से भी ज्यादा उस टाइम पे मतलब अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर खरीदा होगा तो उसका तो मतलब 60% से भी ज्यादा कैपिटल गेन्स जा चुका होगा। गेन्स क्या, कैपिटल जितना लगा है वो भी जा चुका होगा 60% के आसपास, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिर इस साल भर मतलब ये एक ही रेंज में स्टॉक घूमता रहा है। अभी यहाँ पे मतलब एक रेंज से घूमते घूमते यहाँ पे अचानक से स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एंड ये वाला जो इवेंट है ना, ये वाला ये काफी डरावना है। ये मतलब ऐसे टाइप वाले इवेंट ऑपरेटर्स ही करते हैं स्टॉक में, जिन्हें मतलब प्राइस मतलब ये पंप करते हैं एंड उसके बाद हाई पर जाकर ये डंप करते हैं, एंड यहाँ पे ये अपना सारा माल यहाँ पे इस लेवल के आसपास बेच जाते हैं। एंड ये बाकी का जो मतलब रहता है, ठीक है, रिटेलर्स इसमें फंस जाते हैं। तो ये चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके पीछे मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह का न्यूज या फिर कुछ होगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा चीजें बताए तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अभी ये तो हमने वन डे के टाइम फ्रेम का डेटा देख लिया। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं
1 मंथ के टाइम फ्रेम का डेटा, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इस चार्ट के बारे में पता चले, इस कंपनी के बारे में पता चले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 150 के आसपास कहीं पर तो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा गिरावट हुई एंड स्टॉक लिटरली यहाँ पे 50 के लेवल के आसपास आया 2012 में ही, एंड 2012 से लेकर 2017 में ये उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 2017 से लेकर 18 में स्पाइक आया, 2018 में ये फिर से 150 के आसपास जाने की कोशिश की एंड फिर से इसमें गिरावट आई एंड यहाँ पे देख सकते हो ये 2020 वाला गिरावट हो सकता है। उसके बाद स्टॉक ने 2020 के बाद वाला जो बुल रन है उसमें पार्टिसिपेटेड किया एंड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 500 के आसपास स्टॉक आया। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक डिप आया, अच्छा खासा डिप आया एंड लिटरली ये स्टॉक फिर से 150 के आसपास आ गया। उसके बाद फिर से यानी कि ये वाला जो हमने ये 2023 का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट देखा था ना, तो ये है वो, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2023 के जून नहीं, जनवरी से फरवरी तक यहाँ पे 500 के आसपास स्टॉक गया था। तो ये वाला ये पार्ट है एंड उसमें मतलब फिर से यहाँ पे मतलब लोअर सर्किट लगते हुए स्टॉक फिर से 200 से भी नीचे आया था। तो ये लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो 200 के आसपास स्टॉक आया था एंड अभी यहाँ पे ये फिर से आज एक दिन में यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा है। इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ का है ये टाइम फ्रेम में, तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ एंड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो आज का एक दिन का कैंडल जो कि 20% के अपर सर्किट के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो था थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में, लेकिन अभी हम इस शेयर के बारे में कुछ फंडामेंटल चेक करेंगे, कुछ रिजल्ट चेक करेंगे एंड बाकी सारी चीजें चेक करेंगे कि क्या ऐसा इनका बिजनेस है, क्या सारी चीजें हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। बाय द वे फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करना चाहिए, खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए। अगर खुद से कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर जो कुछ करना है वो करे। जो लोग दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाते, स्टॉक मार्केट उन्हें ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है। तो प्लीज मतलब खुद के कॉन्फिडेंस से खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीजें करे, दूसरों का सुनकर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी ना करे। ये एक क्लियर कट डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम इनके बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, मतलब 1995 में इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी एंड ये लोग करते क्या है, बाय द वे सिक्योरिटीज नेम से भी मतलब काफी लोगों को आइडिया आ चुका होगा। इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड इज द बिजनेस एज स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर्स। ठीक है, तो ये एक स्टॉक ब्रोकर का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर का काम करने वाली कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे हमें रीड मोर पर क्लिक करके कुछ चीजें चेक करनी है। स्टॉक ब्रोकर में ये काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग में ये लोग काम करते हैं। तो ITSL इज अ फोकल कंपनी ऑफ इंडो थाई ग्रुप ऑफ 16 कंपनी विच प्रोवाइड सर्विस टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, इंडिविजुअल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स इन ओवर 60 लोकेशंस इन इंडिया। ओके, मतलब इनका एक पूरा ग्रुप है इंडो थाई का, यहाँ पे पूरा ग्रुप है 16 कंपनीज का इनका पूरा ग्रुप है। तो उसमें से एक ये कंपनी है इंडो थाई सिक्योरिटीज नाम से, जो कि यहाँ पे लिस्टेड देखने को मिल रही है। तो इनका एक पूरा ग्रुप है, उसमें से एक कंपनी है ये इंडो थाई सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, इंडिविजुअल्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड 60 लोग इंडिया में 60 प्लस लोकेशंस में ये अवेलेबल है। एटलीस्ट 60 लोकेशंस तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड ये मतलब इनके इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स तो मतलब स्टॉक ब्रोकिंग की सेवा देते हैं ये लोग। जैसे मतलब अभी डिस्काउंट ब्रोकर आ चुके हैं, डिस्काउंट ब्रोकर से पहले स्टॉक ब्रोकर का जमाना था, तो वो मतलब स्टॉक ब्रोकर्स का सेवा देते हैं, यानी कि जिन्हें शेयर्स का बाय या फिर सेल करना है उस रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। तो और थोड़ा सा अगर हम डिटेल पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो company is rendering broking and clearing services in the capital and derivative segment being as a member of NSE BSE। ओके, जो लास्ट मतलब अभी के, ठीक है अभी तो मतलब मैक्स लोग डिस्काउंट ब्रोकर यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले फोन पे कॉल करके मतलब बताया जाता था कि मतलब ये करना है, ये लेना है। स्टॉक ब्रोकर भी मतलब कभी कभी कुछ सजेशंस देते थे। तो इस टाइप वाले स्टॉक ब्रोकर्स में मतलब ये कंपनी आती है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये क्लाइंट्स को मतलब डायरेक्टली सुविधा देती है, जैसे कि अगर आपको कुछ लेना है तो आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर को कॉल करोगे और बताओगे कि मुझे ये शेयर लेना है या फिर ये बेचना है। तो इस टाइप वाले ये ब्रोकर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब सारी सर्विसेज देते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जैसे कि कैपिटल एंड डेरिवेटिव सेगमेंट बीइंग एज मेंबर ऑफ NSE BSE के भी ये लोग मेंबर है, MSCI के मेंबर है, MCX NCDX एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ CDSL। तो इन सब के साथ इनका टाइप है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, होना ही चाहिए टाइप अगर स्टॉक ब्रोकर है तो। कंपनी इज रेंडरिंग म्यूचुअल फंड सर्विसेज बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ एम्फी। तो एम्फी के भी मतलब ये एक मेंबर है एंड उसके जरिए ये म्यूचुअल फंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो।
तो इन शॉर्ट स्टॉक ब्रोकिंग वाला पूरा काम इनका चलता है। सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर्ड, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग, F&O एंड डिलीवरी वाली चीजें यहाँ पे होती है, जो कि मतलब डिस्काउंट ब्रोकर भी प्रोवाइड करता है। लेकिन पहले यहाँ पे मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के आने से पहले मतलब काफी कम लोग थे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मतलब इंडिविजुअल ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता था। थोड़ा सा उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अभी थोड़ा सा डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से प्रोसेस इजी हो चुका है नॉर्मल लोगों को भी स्टॉक मार्केट में आने के लिए। कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ये लोग सर्विस ऑफर करते हैं। करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके बाद इंश्योरेंस, अल्गो ट्रेडिंग, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो इसमें भी ये लोग काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड म्यूचुअल फंड से कोवर्किंग स्पेसेस में भी काम करते हैं। बाय द वे, ये कोवर्किंग स्पेसेस में काम कर रहे हैं, ये मुझे तो मतलब थोड़ा सा एक नया वाला पॉइंट लगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इनके बिजनेस से थोड़ा सा हटके पॉइंट है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसा कि हमने पढ़ा, फिक्स डिपॉजिट में भी ये लोग काम करते हैं, बॉन्ड्स में काम करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विसेज भी इनके देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे 15 पर क्लिक करूँ तो लेट्स सी क्या ओपन होता है। तब तक के लिए ये ओपन हो चुका है, तो ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जहाँ पे मतलब कोवर्किंग स्पेसेस के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं कि क्या है। कोवर्किंग स्पेसेस स्पेशली शेयर्ड वर्क स्पेस, दे ऑफर अफोर्डेबल ऑफिस फेयर, दिस लुकिंग फॉर एस्केप लोकेशन, होम ऑफिस और कॉफी शॉप। ओके, दे शेयर को वर्क स्पेस ऑफर सूट ऑफिस लाइक एमिनिटीज सच एज हॉट डेस्क, उसके प्राइवेट मीटिंग रूम्स, किचन एंड कॉफी। ओके, ये कंसेप्ट तो मुझे पता है, इसके बारे में मुझे मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बड़ी वाली बिल्डिंग रहती है, उसमें मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं। तो मतलब वो लोग शेयर करते हैं अपने ऑफिस, मतलब जिसको घर बैठ के काम करना है या फिर सिर्फ मतलब एक रूम में बैठकर काम करना है, तो वो वहाँ पे ऑफिस रेंट के लिए ले सकता है, या फिर ऑफिस की जगह स्पेसिफिकली एक टेबल भी वो चाहे तो रेंट पर ले सकता है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। आपको वहाँ पे एक डेस्क, एक चेयर, एक टेबल वहाँ पे आपको रेंट पर मिल जाएगा। आपको बस आपका लैपटॉप लेके जाना है, काम करना है। तो ऐसे मतलब ऑफिस को कोवर्किंग ऑफिस बोला जाता है। अब वैसे आप सभी को पता ही होगा, ये कंसेप्ट को आके अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एंड मतलब स्पेसिफिकली उस डेस्क के लिए आपसे रेंट लिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू ब्रेकअप में कि कितना परसेंट इनका इनकम हुआ, डिविडेंड इनकम कितना परसेंट हुआ, 3% इनकम, फीस एंड कमीशन इनकम 64% था। तो चलिए एक बार मतलब इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे सेल ऑफ सर्विस से इन्हें 3% का इनकम आया है, अदर इनकम इनका 7% का है, सेल ऑफ प्रोडक्ट से इन्हें 2% का इनकम आया है। सबसे ज्यादा इनकम इन्हें फीस एंड कमीशन इनकम है, जो कि 64% है। डिविडेंड इनकम इनका 3% आया है, इंटरेस्ट इनकम इनका 21% है। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। कंपनी investment in Remigo's Money India Private Limited Incorporated on 15 June 2022 was allotted 31,929 equity shares amounting to, okay, ये amount 50,81,000, ओके, 50,81,000 रुपीज का मतलब इन्होंने शायद मतलब अभी इसका अमाउंट हो चुका है। इसके बदले में इन्हें 31,929 इक्विटी के शेयर्स मिले थे, ठीक है। तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था 31,929 इक्विटी शेयर्स बाय किए थे 50 लाख के अमाउंट में ऑन 31 दिसंबर 2022। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन शॉर्ट स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनी है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ये। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 292 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है। इसका अप्रोक्सीमेटली 300 का भी मतलब मार्केट कैप नहीं है। एंड यहाँ पे 19.61% की दीजिए। ओके, बाय द वे, सबसे मतलब यहाँ पे मार्केट कैप छोटा है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी मतलब थोड़ी सी बाइंग कर ले, थोड़ी सी बड़ी बाइंग कर ले या फिर बड़ी सेलिंग कर दे, तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्किट में काम हो जाता है। अगर कोई बाइंग कर लेता है तो अपर सर्किट लग जाता है, अगर कोई सेलिंग कर लेता है तो लोअर सर्किट लग जाता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये काफी स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनीज में ऐसा ही रहता है। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी रहेगी ना, जैसे कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, तो वो कंपनी इतनी ज्यादा गिरेगी नहीं या फिर बढ़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मतलब उसमें वॉल्यूम भी उतना ज्यादा रहता है। इन स्मॉल कैप कंपनी में वॉल्यूम कम रहता है, तो इस वजह से आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है 20% के सर्किट वाली। एंड लिटरली काफी कम है इसका। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है। करंट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 291 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप मतलब इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी माल नहीं बेच पाओगे। डेली यहाँ पे लोअर सर्किट लगता जाएगा एंड आपको मतलब डेली आपके स्टॉक में गिरावट 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 देखने को मिल जाएंगी, लेकिन माल नहीं बेच पाओगे। एंड सेम टाइप अपर सर्किट में यहाँ पे खरीद नहीं पाओगे। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए हमेशा, मतलब स्मॉल कैप वाली कंपनीज में जाते टाइम। तो उसके बाद यहाँ पे हाई देख सकते हो, यहाँ पे एक साल के अंदर का जो हाई है वो 487 का हाई है। एक साल के अंदर का जो लो है वो 189 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू आपको इसका 10 का देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन दे सकती है,
चाहे कंपनी चाहे तो इसके स्टॉक के 10 टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये कंपनी के ऊपर रहता है, उनके अथॉरिटीज के ऊपर रहता है कि ये देना है नहीं। तो डिविडेंड यील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। बाय द वे आरओसी एंड आरओ यहाँ पे हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टॉक का पी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी शायद अभी मतलब लॉस में हो, तो वो तो हमें अभी हम यहाँ पे नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे। बुक वैल्यू आपको 65 के आसपास देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 65 के आसपास है। तो हो सकता है कि अपने बुक वैल्यू की ये अप्रोक्स मतलब 4x के आसपास ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 4x से भी थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे पी रेशियो चेक करना है। चार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और लिटरली यहाँ पे पी रेशियो में तो अच्छा खासा बैंड बजा पड़ा हुआ है। कंपनी काफी टाइम तक मतलब माइनस में थी, लॉस में थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी भी शायद लॉस में ही देखने को मिल रही है कंपनी, क्योंकि इसका ईपीएस शो नहीं हो रहा। लास्ट टाइम वाला उसका ईपीएस था 100 के ऊपर था। एक बार हम ईपीएस नहीं, पी रेशियो, ठीक है, तो पी रेशियो 106 के आसपास था, 105 के आसपास था, एंड उस टाइम पे पी 2.13 के आसपास था। उससे पहले यहाँ पे 25 मार्च 2022 में आप यहाँ पे देख सकते हो 32 के आसपास पी था और ईपीएस यहाँ पे 10 के आसपास आपको उस टाइम पे देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर से लॉस में कंपनी चली गई। उसके बाद फिर से यहाँ पे 22 सितंबर, ओके, ये भी मतलब सितंबर में यहाँ पे प्रॉफिट में आए थे क्या? नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद 2023 में सितंबर में ये लोग प्रॉफिट में आए थे, एंड उसके बाद अभी ये फिर से लॉस में चले गए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 4 नवंबर 2023 को आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ईपीएस माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये कुछ अदर डाटा है, मैं इसको मैक्स पे ही भी चेक कर लेता हूँ। तो बीच में प्रॉफिट में आई थी कंपनी यहाँ पे पी, उस टाइम एक टाइम पे मतलब 69 के आसपास भी इसका पी चल रहा था। लास्ट एक साल में वैसे पी ये काफी ज्यादा था, ठीक है। ओके, इसका तो पी मतलब 31 जनवरी को तो आप यहाँ पे देख सकते हो 31 जनवरी 2023 को इसका पी 1830 के आसपास था, यानी कि इसी टाइम के आसपास मतलब स्टॉक 500 के आसपास गया होगा, एंड उसके बाद मतलब स्टॉक की प्राइस गिरती 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 वापस आई होगी। तो वो वाला बात तो आप सभी को बताई कि हो सकता है कि उसमें ऑपरेटर्स थे, ऑपरेटर्स ने स्टॉक को भगाया होगा, ऊपर जाके डंप किया होगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। स्टॉक का प्राइस बढ़ने के बाद पी बढ़ता है, ये आप सभी को पता ही होगा। एक महीने का हम डेटा देखेंगे तो लिटरली कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अभी लॉस में शायद हमें देखने को मिल रही है। 6 महीने का डेटा देखोगे तो 110 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी पी फिर से आपको 105 के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी तो प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, तो पी अभी का तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन पास्ट का हमने देखा थोड़ा सा। एंड जिस हिसाब से मतलब पी में यहाँ पे कंपनी अगर लॉस में है तो मतलब बाकी के सारे डेटा भी देखकर भी क्या करेंगे। लॉस वाली कंपनी से मैं तो दूर रहता हूँ। आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, ऐसे डेटा के बारे में? नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो कौन सी वाली चीजों में आप यहाँ पे देख सकते हो अपने बुक वैल्यू की 3.99 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 4x ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमने ऊपर भी कहा था। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो कंपनी स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करती है, फंड रिलेटेड काम करती है, वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे कंपनी में इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें आती है, इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट होते ही है। तो ये भी हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि मतलब किस रिलेटेड इंटरेस्ट इशू है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी में। लास्ट के 5 सालों में आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स ऑफ ग्रोथ, पुअर सेल्स ऑफ ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स ग्रोथ -33% से आपको यहाँ पे गिरती हुई देखने को मिल रही है लास्ट के 5 सालों के कंपैरिजन में। लास्ट के 3 सालों में 7% से आपको 7.77% से यहाँ पे मतलब लो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। काफी कम रिटर्न है लास्ट के 3 सालों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो। लेकिन मतलब जो ऑपरेटर्स का हमने गेम देखा तो उसमें तो मतलब अगर किसी का लक रहा तो उसके मतलब अच्छे खासे रिटर्न बन जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि मतलब सही लेवल कौन सा है, कब ऑपरेटर्स निकलेंगे। तो इन सारी चीजों में हमेशा काफी रिस्क होती है, हमेशा अलर्ट रहे। डेबिटर डेज इंक्रीज हुए हैं पहले, यानी कि जो पैसा कंपनी का, जो पैसा मार्केट में है या फिर जो पैसा उधार है कंपनी का मार्केट में, जो पैसा कंपनी को आना है, ठीक है, तो वो पहले 81 डेज में इनके पास पैसा आता था, तो वो पैसा अभी 138 डेज में आ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यानी कि जो ट्रांजेक्शन रहता है, पैसों का जो ट्रांजेक्शन रहता है वो थोड़ा सा स्लो यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जितना ज्यादा पैसों का रोटेशन ज्यादा रहता है बिजनेस में, उतना ही वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये आप यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट देख सकते हो। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। आने वाले कंपनी का अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है। बाय द वे ये पॉइंट को मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि आने के बाद देखा जाएगा ना, आने से पहले आ सकता है, और आया नहीं तो फिर क्या करेंगे। बाय द वे ये प्रोज एंड कॉन्स वाले जो पॉइंट है ये मशीन जनरेटेड रहते हैं, तो इनको मतलब ज्यादा ये करने की आपको जरूरत नहीं रहती। ओके, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स में, यहाँ पे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे चीजें चेक करनी है। सबसे पहले यहाँ पे टॉप का प्लेयर एंजल वन देखने को मिल रहा है। एंजल वन जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है, आप में से काफी लोग शायद इनका यूज करते होंगे। डिस्काउंट ब्रोकर में मतलब ये काफी अभी मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। 26 के आसपास इसका पी है, एंड 28,011 करोड़ के आसपास आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है।
33,336 के आसपास इसका प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, थर्ड नंबर पे मोतीलाल ओसवाल है, फोर्थ नंबर पे नुआना वेल्थ है, उसके बाद आईएफएल सिक्योरिटीज का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा, 5 पैसा कैपिटल का भी नाम देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 8 नंबर पर, ओके अभी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी 8 नंबर पर है, इस पूरे डेटा में ये 8 नंबर पर नहीं है, इससे भी मतलब कहीं ज्यादा नीचे रहेगी, क्योंकि अभी इसका कंपैरिजन करना है ना, तो इसलिए अभी यहाँ पे सबसे नीचे इसको रखा गया है, वरना अदरवाइज ये 7th एंड 8 नंबर में काफी और सारी ढेरों कंपनीज आ जाएगी जो मतलब जिनका मार्केट कैप 291 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 नंबर पे है, इसका उल्टा आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये लास्ट में है, ऐसा चाहे तो अज्यूम कर सकते हो तब तक के लिए। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो काफी छोटी कंपनी है, पी तो इसका है नहीं, तो कंपेरिजन यहाँ पे करेंगे भी कैसे, तो ये मतलब उसी हिसाब से काफी निगेटिव चीज देखने को मिल रही है। वैसे अब तक के जो पॉइंट्स हमें देखने को मिले इसमें से ऐसा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से स्टॉक में अपर सर्किट लगे, लिटरली 20% का अपर सर्किट लगे, तो ये लिटरली एक काफी मतलब बड़ा साइन है कि क्यों, ओके क्या यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है 20% का अपर सर्किट लगा के। तो प्लीज ऐसे मतलब कोई भी स्टॉक अगर डायरेक्टली अपर सर्किट में लग रहा है तो प्लीज ऐसे डायरेक्टली ऐसे किसी भी स्टॉक में ना जाए, उस स्टॉक का पहले एनालिसिस करे, सारी चीजों को समझे, उसके बाद ही जो करना है करे, वरना अगर आप डायरेक्टली जाते हो बिना कुछ पढ़े बिना कुछ चेक किए तो लिटरली वो आपके लिए खतरनाक थोड़ा सा हो सकता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कंपनी का बिजनेस कैसा था। तो यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 2020 क्वार्टर 4.99 करोड़ का यहाँ पे उस टाइम पे बिजनेस हुआ था सितंबर के 2020 के क्वार्टर में। उसके बाद इसमें मतलब ये हर 3 महीने का यहाँ पे क्वार्टर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ये वाला परफॉर्मेंस है, 8 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ था, उसके बाद 6 करोड़, उसके बाद 8 करोड़, उसके बाद 6 करोड़ बिजनेस, या फिर सेल भी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कंपनी का सेल कितना हुआ था या फिर बिजनेस कितना हुआ था। तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है, सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे 6 करोड़ का डायरेक्ट 2 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे गिरावट है। उसके बाद फिर से 1 करोड़ हो गया है, फिर से गिरावट, एंड उसके बाद सितंबर क्वार्टर में फिर से मतलब एकदम से बढ़ गया, 1 करोड़ का यहाँ पे 10 करोड़ बिजनेस हो गया। तो वोलाटाइल नंबर है ये भी, चाहे तो आप ऐसा कह सकते हो, 10 करोड़ का डायरेक्ट 2 करोड़ भी हो गया, यानी कि 70% से भी ज्यादा की गिरावट रेवेन्यू में या सेल्स में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद फिर से 2 करोड़, फिर से 6 करोड़ है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 8.50 करोड़ के आसपास सितंबर का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। ओके मैं थोड़ा सा आपको ये चीजें एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं अभी आपको ये थोड़ा सा क्या सारी चीजें ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 8.50 करोड़ का सेल बनाया इन्होंने, 8.50 करोड़ कमाए इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में, ठीक है। उसके लिए खर्चा कितना किया, 2.92 करोड़ का खर्चा किया। तो 8.50 करोड़ में से इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो जो कितना है 5.58 करोड़, यानी कि 5.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया। तो ये इनकम के कितने परसेंटेज है, 8.50 का जो इनका इनकम है इनका इसके कितने परसेंट का, यहाँ पे 65.65% का आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इनकम का 65% ये है 5.58, यानी कि प्रॉफिट कितना बनाया, 65% बनाया अपने इनकम का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें रहती है इंटरेस्ट एंड बाकी डेप्रिसिएशन रिलेटेड, तो ये अदर इनकम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो उसे अदर इनकम में गिना जाता है। यानी कि इनका जो स्टॉक ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है या फिर इन्होंने कोई एसेट बेचा है, कोई लैंड बेचा है, कुछ तो मतलब बेचा होगा या फिर कुछ और तरह का सर्विस डिलीवर किया होगा, तो उसकी वजह से इन्हें जो इनकम आया है वो अदर इनकम में यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 25 लाख ऐड हो जाएंगे इस 5 करोड़ में, ठीक है। 5.5 करोड़ में यहाँ पे 25 लाख ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट है, कंपनी के ऊपर कुछ लायबिलिटीज रहती है, कुछ थोड़ा बहुत लोन रहता है, तो वो मैनेज करना पड़ता है, उसका हफ्ता देना पड़ता है, या फिर मतलब लायबिलिटी के लिए कुछ पैसे देना पड़ता है, तो उसका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये आता है इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, तो ये दोनों चीजें इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अदर इनकम प्लस होगा एंड इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे घटाकर 5 करोड़ में यहाँ पे 25 लाख बढ़ाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे। उसके बाद 17 लाख इसमें से माइनस हो जाएंगे, उसके बाद 12 लाख इसमें से फिर से माइनस हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बचते हैं 5.54 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। 5 करोड़ 50 लाख के आसपास अमाउंट बच रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये प्रॉफिट है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो 21% का आपको यहाँ पे टैक्स देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सितंबर के 2023 के क्वार्टर में। अभी मुझे ये प्रॉफिट में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ईपीएस क्यों नहीं दिख रहा है, ईपीएस या फिर
ये वाला पार्ट क्यों नहीं दिख रहा पी का, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है तो यहाँ पे लिटरली पी रेशो गायब क्यों है, ठीक है। अगर मतलब काफी कम के आसपास भी है फिर भी मतलब हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिलनी चाहिए जो कि हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे मतलब प्रॉफिट में है तो मतलब फिर भी यहाँ पे पी रेशो माइनस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला डेटा तो आप सब समझ चुके होंगे कि क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, हमें यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट कंपेयर करना है। सेल्स में तो काफी वोलेटिलिटी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ मतलब इस महीने में 10 करोड़ का सेल हो जाएगा, नेक्स्ट महीने में डायरेक्ट 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का सेल हो जाएगा, तो ऐसी कुछ वोलेटिलिटी है। तो एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला पॉइंट तो इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट था 3.73 करोड़ का, उसके बाद यहाँ पे 5 करोड़ 0.32 करोड़, उसके बाद 6 करोड़, ओके यहाँ पे कम हो गया अचानक से, उसके बाद फिर से अचानक से बढ़ गया, उसके बाद फिर से आधा हो गया, उसके बाद एक तो मतलब ये तो माइनस में ही चले गए दिसंबर के एंड मार्च के क्वार्टर में, उसके बाद फिर से माइनस में चले गए, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रॉफिट में आ गए, 6 करोड़ का लॉस हटाकर डायरेक्ट 6 करोड़ के 6.90 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, उसके बाद फिर से माइनस, ओके। यानी कि हर मतलब कुछ टाइम बाद ये प्लस माइनस का इनका कभी लॉस कभी प्रॉफिट ऐसा वाला गेम चल रहा है। तो काफी वोलेटिलिटी है, ऐसे स्टॉक से मैं तो दूर रहूंगा। इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नाम का मतलब चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है ऐसे डेटा के बारे में, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हमने जो देखा वो क्वार्टरली डेटा था, अभी हम यहाँ पे एक साल का ईयरली डेटा देखेंगे। तो मार्च 2012 में आप यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़ का यहाँ पे सेल था, जो हो गया बाद में 21 करोड़, उसके बाद 37 करोड़, उसके बाद 41 करोड़, 58 करोड़। यहाँ पे मार्च 29 में यहाँ पे 7.67 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिलता है, 9 करोड़ के आसपास यहाँ पे 2020 का सेल देखने को मिल रहा है। तो काफी मतलब उस टाइम पे सेल कम हो गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद 21 करोड़, 19 करोड़ एंड यहाँ पे मार्च 23 का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो 7 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो पहले मतलब 15, 16, 17, 18 में अच्छा खासा बिजनेस होता था, अच्छी ग्रोथ उस टाइम पे दिखा रहे थे, लेकिन मतलब लास्ट के 5 सालों से ऐसा कह सकते हो कि काफी वोलेटाइल इनका मतलब चल रहा है, काफी मतलब वोलेटाइल इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे, ओके तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, ये चाहे तो आप कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको ओके ये टीटीएम वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। टीटीएम यानी कि क्या, अभी जैसे मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये मार्च 22 है, मार्च 23 है, तो वैसे ये मार्च 24 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कब आएगा, जब दिसंबर के भी एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च के भी जब नंबर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे एक साल का जब मार्च 24 खत्म हो जाएगा, मार्च 24 के नंबर्स आएंगे लास्ट के क्वार्टर के, लास्ट का क्वार्टर हर साल का कौन सा रहता है फाइनेंशियल क्वार्टर का, तो मार्च 2024 वाला जो क्वार्टर रहेगा उसके जब नंबर्स आएंगे तो चारों क्वार्टर के नंबर मिला के यहाँ पे मार्च 24 का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ जब तक अब तक के मतलब 2 क्वार्टर जो आए हैं उन्हीं के नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड उसके बाद जब ये चारों क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे तब यहाँ पे मार्च 24 देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए टीटीएम में आपको उतना ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो कि अब तक हुआ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मैंने समझा दिया। तो अभी यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट चेक करना है। 20 लाख का प्रॉफिट है, 7 लाख का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। 86 लाख का प्रॉफिट, 2 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़, यहाँ पे फिर से लॉस, बड़े बड़े लॉसेस 2020 में। उसके बाद 10 करोड़ का प्रॉफिट, 9 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में लॉस, एंड अभी भी ये ओवरऑल लॉस ही दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ओवरऑल इन्होंने लॉस ही दिखा हुआ है। तो ये भी चीज आप यहाँ पे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। क्वार्टर में भले ही यहाँ पे ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मतलब किसी चीज की वजह से डायरेक्टली लॉस में ही कन्वर्ट होने वाला है, ऐसा मतलब इनका यहाँ पे आ रहा है। ईपीएस भी वैसे भी माइनस आ रहा है। तो ये कुछ मतलब मिक्स चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ अलग सा ही मतलब एडजस्टमेंट वाला यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको मतलब इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसे कंपनीज को मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता जिनमें मतलब इस तरह के अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट रहते हैं। एडजस्टमेंट अगर कुछ है तो एडजस्टमेंट रिलेटेड ज्यादा जानकारी भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको उस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहिए, तभी आपको उसके कंपनी के हर एक इवेंट के बारे में पता रहता है। ये स्टॉक में सिर्फ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज ये 20% से भागा है। लिटरली ऐसे स्टॉक में मतलब हर कोई कूद जाता है क्योंकि ये मतलब तेजी देखकर कूद जाता है, तो ऐसा नहीं करना। लोगों को फंडामेंटल्स पता रहनी चाहिए। तो रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 2012 में 25 करोड़ के रिजर्व थे, जो अभी 45 करोड़ हो गए, उसके बाद 45 करोड़, 54 करोड़ एंड अभी 55 करोड़ के हुए। तो अप्रोक्सीमेटली 2x हुए हैं लास्ट के 2 सालों में, दो नहीं लास्ट के 10 सालों में, ठीक है। तो काफी स्लो ग्रोथ है रिजर्व्स में भी, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। कर्जा कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2.95 करोड़ का कर्जा है। जिस हिसाब से इनकी अर्निंग है, ठीक है, एक साल में ये लोग कितना कमा रहे हैं,
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 7 करोड़ का लॉस है, लास्ट 2023 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ठीक है, कर्जा है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा 3 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म वाला मेन कर्जा है, तो इसे कंपनी को जल्दी पे कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का उतना प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज्यादा कुछ कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला नहीं लग रहा, कभी भी मतलब ये लॉस में आ जाते हैं, तो इसके रेट इंटरेस्ट तो इन्हें देना ही पड़ता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए फिक्स एसेट देख लेते हैं। 2.30 करोड़ का पहले फिक्स एसेट था, जो हो गया बाद में 5 करोड़, उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 11 करोड़, अभी यहाँ पे 12.86 करोड़ का फिक्स एसेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिक्स एसेट में हमें यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। लैंड यहाँ पे देख सकते हो 75 लाख का लैंड है। बिल्डिंग यहाँ पे 1.37 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 2 करोड़ के आसपास प्लांट मशीनरी है। बाकी प्लांट मशीनरी में ये लोग इतना क्यों मतलब ये कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनी है, तो प्लांट मशीनरी रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग ओके, इनका तो ज्यादा इस पर मतलब कंप्यूटर्स होना चाहिए, इंटेजिबल एसेट होना चाहिए। व्हीकल्स देख सकते हो 73 लाख के है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स देख सकते हो 2 करोड़ का है। ठीक है, समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ आपका इसके एसेट देखने को मिल जाएंगे। कौन से साल में कितना था, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्टली हम चलते हैं नीचे। अभी हमें यहाँ पे देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, कंपनी में प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम हिस्सा देखने को मिल रहा है। 72.18% का अभी प्रमोटर्स के पास हिस्सा है। एफआईज यहाँ पे ना के बराबर है, जीरो ही है। ठीक है, ना के बराबर नहीं, जीरो ही है। डीआईएस भी जीरो है, यानी कि बाहर देश से किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड इंडिया के म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें पैसा नहीं लगाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट का यहाँ पे 0.05% है, छोड़ देते हैं, ना के बराबर ही है। पब्लिक यहाँ पे देख सकते हो 27.78% का आपको यहाँ पे पब्लिक का हिस्सा देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ प्रमोटर्स है इस शेयर में, यहाँ पे पब्लिक देखने को मिल रही है। ऐसे शेयर यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओके, एक बात यहाँ पे समझ लो। ठीक है, प्रमोटर्स नहीं है, प्रमोटर्स है एंड पब्लिक है। तो एफआईडीएस तो वैसे भी मतलब स्टॉक में कुछ नहीं कर रहे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो प्रमोटर्स का तो हिस्सा उतना ही देखने को मिल रहा है। हाँ, इस डेटा को अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। अगर आज किसी ने खरीदा होगा तो 1-2 दिन के बाद या फिर मतलब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हमें पता चलेगा कि क्या सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 27.78% में से कोई हो सकता है ऐसा ऑपरेटर जिसने मतलब थोड़ी सी बाइंग की है, यहाँ पे लिटरली शेयर को अपर सर्किट में लगाया है। तो अभी हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कि प्रमोटर्स में यहाँ पे आपको कौन कौन देखने को मिल रहा है, कौन सी फैमिली या फिर कौन सा ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्षा दोषी, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 14.25% के हिस्सेदारी के साथ। धनपाल दोषी का आपको यहाँ पे नाम 12% की हिस्सेदारी। ये जो मैं आपको नाम पढ़ के सुनाऊंगा ना, इसे आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। गूगल पर भी मतलब स्पेशली इस कंपनी के वेबसाइट पर भी आपको इनके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे, एंड लिंक्डइन पर भी आपको इनके बारे में डिटेल्स मिल जाते हैं। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कंपनी में कौन से रोल पर है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब लिंक्डइन पर मिल जाती है। एंड वहां पर भी नहीं मिले तो कंपनी के वेबसाइट पर तो 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसके बाद यहाँ पे परसमल दोषी इनके पास 11% का हिस्सा है। साधना दोषी इनके पास 10.45% का हिस्सा है। निशित दोषी के पास 5.77% का हिस्सा है। सार्थक दोषी के पास 5.60% का हिस्सा है। धनपाल दोषी एचयूएफ है। उसके बाद यहाँ पे सिटाडेल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कुछ इनका 2.71% का हिस्सा है, जो कि मुझे लगता है कोवर्किंग स्पेस रिलेटेड कुछ होगा इनका टाइप। पारस दोषी एचयूएफ है। इंडो द वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, निव्या दोषी, उसके बाद विजय जैन, तो ये आपको कुछ नेम्स देखने को मिलता है, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इन नेम्स को। ओके, जैन फैमिली भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, विजय जैन, सुभाष जैन, गौरव जैन, कुसुम दोषी, तो ये कुछ। उसके बाद चंद्रशेखर दोषी, तो ऐसे कुछ नेम्स है जिन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, ताकि इनके बारे में मैनेजमेंट के बारे में आपको चीजें पता चले। एफआईडीआई में तो कोई है नहीं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब इस शेयर ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो आज का डेटा है, यहाँ पे 20% के रिटर्न है एक दिन के अंदर के। उसके बाद चलिए 5 दिनों की अगर आप बात करोगे तो 25% के रिटर्न है लास्ट के 5 दिनों में। एक महीने की अगर आप बात करोगे तो 22% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये आपको देखना कहा है, अगर आपको पता नहीं तो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये है एक दिन के रिटर्न, ये है 5 दिनों के रिटर्न, ये है एक महीने के रिटर्न, ये है 6 महीने के YTD यानी कि ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि आज 17 जनवरी तारीख है, तो 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का परफॉर्मेंस, ये एक ईयर के यानी कि लास्ट के 12 महीने का यहाँ पे कितना रिटर्न्स बना है, वो चाहे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाएगा 5 सालों के अंदर कितने रिटर्न्स बने हैं। मैक्स में भी, यानी कि मैक्स यानी कि क्या, यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक का यहाँ पे इसका शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
1 डे का तो हमने देख लिया, 20% का है। 5 दिनों का अगर आप देखोगे तो 25% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 1 महीने की बात करोगे तो 22% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 22.92% 90% के। इस ईयर के स्टार्टिंग से 26% है। 1 साल का यानी कि 12 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे आ गया है माइनस में। 12 महीने में माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लिटरली अगर किसी ने मतलब यहाँ पे खरीदा होगा, ये वाले पॉइंट पर खरीदा होगा, ये हाई पर, ठीक है, तो लिटरली उसका 50% से भी आप कैपिटल डाउन, मतलब ज्यादा कैपिटल डाउन देखने को मिल रहा होगा। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 5 सालों का अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 700% की रिटर्न आपको लास्ट के 5 सालों में देखने को मिल रही है। 2021 के बाद ही स्टॉक भागा है, उससे पहले ज्यादा भागता नहीं था। एंड तो 5 सालों में तो रिटर्न बने। एंड मैक्स की अगर बात करोगे तो 1218% की रिटर्न बने, जो कि मतलब 2012-13 से शायद यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा होगा। तो ये कुछ इसका रिटर्न रिलेटेड चीजें हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कंपनी के थोड़ा सा वेबसाइट पर आते हैं। हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है। वैसे मतलब इनके बिजनेस रिलेटेड चीजें चेक करनी रहती है। तो ये एक्चुअली हमें पता ही है कि मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करते हैं। तो सिर्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट का ओवरव्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड वाला यहाँ पे आपको चीज देखने को मिल जाएगा। इस पर सी मोर करोगे तो आपको रिलेटेड चीजें दिख जाएंगी। ओपन एन अकाउंट, इनका आप स्टॉक ब्रोकिंग वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, इनके मतलब इंक्वायरी करनी है तो कंट्रीब्यूटिंग मोर इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे सी मोर करने के बाद यहाँ पे ये मुझे किसी पेज पर लेके जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे इन्होंने मतलब इंक्वायरी रिलेटेड चीजें दी है एंड ये ओवरव्यू दिया है कि मतलब म्यूचुअल फंड रिलेटेड एंड बॉन्ड्स रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। मैं इसे थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट जनरेशन। ओके, तो अभी हम यहाँ पे और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमें यहाँ पे चीजें देखनी है। सेम चीजें जो हमने थोड़ी टाइम पहले पढ़े थे। तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बंदे हो तो आपको इन सारे के बारे में पता ही होगा। इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि हेजिंग रिलेटेड चीजें, ऑप्शंस वाली चीजें, फ्यूचर्स वाली चीजें, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड इक्विटी यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली चीजें, शेयर्स की डिलीवरी लेने वाली चीजें, ये तो आप सभी को पता ही होगा। म्यूचुअल फंड सभी को पता ही होगा। डिपॉजिटरी सर्विसेज भी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना। कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिलेटेड काम करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, मतलब ये कमोडिटी डेरिवेटिव रिलेटेड चीजें हुई। करेंसी यहाँ पे डेरिवेटिव रहता है। आईपीओ रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें। तो इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट स्टॉक ब्रोकर वाली चीजें करते हैं। लोन्स में भी ये लोग काम करते हैं, लोन्स भी देते हैं ये लोग। बॉन्ड्स में भी ये काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये लास्ट 20 ईयर्स का यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो मतलब लास्ट 20 ईयर्स में इन्होंने ग्रुप ऑफ कंपनीज, वैसे मुझे यहाँ पे देखना है क्या इनका ग्रुप ऑफ कंपनीज है। माइलस्टोन 2015 में यहाँ पे। ओके, हेड ऑफिस ये कहाँ है? बाय द वे, अपडेटेड हेड ऑफिस मूव टू न्यू लोकेशन विद अपडेटेड टेक्नोलॉजी। वैसे कहाँ मूव किया, लेकिन हेड ऑफिस मूव किया है तो कहाँ पे मूव किया ये भी तो मतलब दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं इनके, इसके बारे में। तो अकाउंट विथ इंडो था, मेक डिपॉजिट, ये सारी मतलब कितना क्विक हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के क्लाइंट्स कितने हैं अप्रोक्सीमेटली, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, 6000 के आसपास कंपनी के पास क्लाइंट है। 70+ एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज है इनके पास। 5000+ सोशल मीडिया लाइक्स है। ओके, ये भी काउंट होता है। ट्रेडर्स पर यहाँ पे आपको 15,000 से भी ज्यादा आपको इनके पास मतलब पर डे के ट्रेडर्स देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ ब्रोकरेज है और प्राइस टेबल जो कि मतलब रहता है पर ऑर्डर कितना ब्रोकरेज लगेगा और बाकी सारी चीजें। तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन शॉर्ट ब्रोकर रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चीजें चेक करनी है। ओके, यहाँ पे मेन्यू बटन है, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। अबाउट अस, प्रोडक्ट सर्विस हमें पता है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, अबाउट अस में ही जाना है अभी हमें यहाँ पे। एंड अबाउट अस में जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें चेक करेंगे। ओके, अबाउट में तो ये यहाँ पे आ गया। तो ओके, तो ये अबाउट यहाँ पे एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जी हाँ, हमें यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में चीजें चेक करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोषी, जो कि हमने प्रोटस में नेम पढ़े थे, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। परसमल दोषी, जो कि चेयरमैन है, कम होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के, प्लस सीएफओ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। धनपाल दोषी है यहाँ पे, सीईओ देखने को मिल जाएंगे। कुछ और सारे मेंबर्स चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। शोभा संतोष चौधरी भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन किस रोल पे है। तो ये सारे चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर से अबाउट अस में यहाँ पे आते हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। तो इंडो थाई है, रियल टाइल्स,
इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, गीतांजलि बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड, सुराना एस्टेट एंड कमोडिटी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये मतलब रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्लस ये स्टॉक ब्रोकिंग में काम करते हैं। 3M कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉस्पर्टी रेसिडेंस प्राइवेट लिमिटेड, ओके, प्रोविडेंट रियल एस्टेट, उसके बाद फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रियल एस्टेट में ही भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। उसीलिए मतलब कोवर्किंग स्पेस वाला वहाँ पे हमें डिवीजन देखने को मिल रहा था। रेमिगोज मिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद ये विस्तार विलास प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे कुछ कंपनीज के नाम है, चाहे तो आप इन्हें पढ़ सकते हो, इनके बारे में डिटेल्स जान सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्लस मनी मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड काम करते हैं। तो इसलिए आपको मतलब बाकी की सारी चीजें देखने को मिल रही थी इनके बिजनेस में, वो कोवर्किंग स्पेस रिलेटेड भी। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। ये था एक छोटा सा वीडियो इस स्टॉक मार्केट, इस शेयर के बारे में थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया छोटा सा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।